हमारी आँखें रूप ज्ञान के लिए ज्यामितीय परिभाषाओं का सहारा न लेकर किन्हीं और ही नियमों का पालन करती है। वास्तव में क्षय वृद्धि से उत्पन्न अंतर व दूरी का आभास मनोवैज्ञानिक ही है, जिसकी वास्तविकता से केवल भ्रामक संबंध है। क्षय वृद्धि के इन सिद्धांतों को कुछ साधारण नियमों द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। यद्यपि चित्रकार क्षय वृद्धि का प्रयोग करता है, परंतु वह कभी भी गणित जैसी पूर्णता का प्रयत्न नहीं करता। क्षय वृद्धि में दो दृष्टिकोणों को देखा जा सकता है। विद्यार्थियों, कला का इतिहास देखने पर ज्ञात होता है कि भिन्न भिन्न समय के कलाकारों ने इसे अर्थात परिप्रेक्ष्य की इस समस्या को भिन्न भिन्न प्रकार से सुलझाने का प्रयत्न किया है। यद्यपि नैतिक दृष्टिकोण से द्विआयामी रूपांकन को ही सफल माना जाता है, तथापि कलाकार रचना में घनत्व को दिखाने का प्रयास प्राचीन काल से ही करता आया है। भारतीय शास्त्रीय कला में परिप्रेक्ष्य की भिन्न भिन्न प्रकार की प्रस्तुति देखी जा सकती है। विद्यार्थियों, परिप्रेक्ष्य का स्वरूप एवं वर्गीकरण की यदि बात करें तो इसको हम कई वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। वस्तुतः हमारा दृष्टिपथ रूप यथार्थ रूप से पर्याप्त भिन्नता रखता है। क्षय वृद्धि से उत्पन्न अंतर व दूरी का आभास मनोवैज्ञानिक है, जिसका यथार्थ से भ्रामक संबंध होता है। विद्यार्थियों, परिप्रेक्ष्य जो हैं या जो विधि है, इस विधि के माध्यम से वस्तु के विभिन्न आयामों में निकटता, दूरत्व अर्थात दूरी व घनत्व का बोध करवाया जा सकता है। विद्यार्थियों, रेखा तथा वर्ण के प्रयोग को आधार मानते हुए क्षय वृद्धि को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक होता है रेखीय क्षय वृद्धि। इसके अंतर्गत जैसा आप इस चित्र में देखो, रेखा के माध्यम से वस्तु को व्यक्त किया जाता है, जिसमें वस्तु के निकट व दूरस्थ का रूप की दृष्टि के निकट एवं दूर के भागों में आकारगत परिवर्तन और आकृति के रूप क्षय को रेखीय परिप्रेक्ष्य के आधार पर दिखाया जाता है, जिसमें पृष्ठगामी समानांतर रेखाएं एक निश्चित बिंदु पर कोण बनाती हुई प्रतीत होती है। यही रेखीय क्षय वृद्धि कहलाती है, जैसा आप इस चित्र में देख सकते हो। रूपाकारों के बाह्य रूप को तीन ज्यामितीय आकारों में बांटकर चित्रित किया जाता है, जैसे बेलनाकार, घनाकार, वर्तुलाकार, इस प्रकार। दूसरा है विद्यार्थियों वातावरणीय क्षय वृद्धि। पहला हमने रेखीय क्षय वृद्धि अर्थात रेखाओं के माध्यम से जो रूप का क्षय और वृद्धि की जाती है वह रेखीय क्षय वृद्धि होता है, और दूसरा होता है वातावरणीय क्षय वृद्धि अर्थात वातावरण से दूर की वस्तुएं अस्पष्ट और पास की वस्तुएं स्पष्ट नजर आती है। दृष्टि से दूर जाती हुई वस्तुएं धुंधली व छोटी दिखाई पड़ती है। आकृति में आने वाला यह अंतर उसके वर्ण पर भी प्रभाव डालता है अर्थात रंग पर भी प्रभाव डालता है। उदाहरण के लिए दृष्टि के निकट के रंग प्रखर व गर्म रंगतों में दिखाई देते हैं, और क्रमशः दूर जाती हुई वृक्ष समूह, पर्वत आदि धुंधले व ठंडी रंगतों में दिखाने से
वातावरणीय क्षय वृद्धि का प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। कला रचना में सपाट सतह पर शीतल व पित्त रंगों तथा क्रमशः हल्की तानों के माध्यम से दूरी का प्रभाव दिखाया जाता है। इनकी रंगत में प्रकाश, वायु व दूरी का प्रभाव निहित रहता है। इस प्रकार वातावरणीय क्षय वृद्धि होती है, अर्थात पास की वस्तुएं स्पष्ट और प्रखर रंगों में नजर आती है और दूर की वस्तुएं ठंडी रंगतों में और धुंधली सी नजर आती हैं। विद्यार्थियों, क्षय वृद्धि के आधार पर वस्तु के आभासात्मक अंकन से संबंधित कुछ विशेष स्थितियां इस प्रकार हैं, जैसा आप इसमें देख सकते हो। चित्रतल 120 नंबर वाले चित्र में आप देखिए, यहाँ चित्रतल यह वस्तु एवं रचनाकार की दृष्टि के विस्तार का वह स्थान है जो पारदर्शक व काल्पनिक है। यहाँ वस्तुएं वैसी ही दिखाई देती है जैसा उनको दृष्टि देखती है, अतः चित्रित आकृति में वही रूप ग्रहण करती है जैसा दर्शक को दिखाई देती है। इसी प्रकार दूसरे नंबर 121 में देखिए, ये क्षैतिज रेखा है। चित्रभूमि पर चित्रकार की दृष्टि के सबसे निकट के बिंदु को आधार मानकर बाएं से दाएं खींची गई पड़ी रेखा क्षैतिज रेखा कहलाती है। इसे ही दृष्टि तल, आई लेवल भी कहा जाता है। यह रेखा काल्पनिक होती है, जिसकी ऊंचाई रचनाकार की धरातल पर स्थिति से निर्धारित होती है। और ये जो नीचे नीचे चित्र है, यह दृष्टि बिंदु वाला है। क्षैतिज रेखा के मध्य में एक काल्पनिक बिंदु होता है जो दर्शक की आंख के ठीक सामने होता है। इस बिंदु की कल्पना किए बिना आकृति के सामने का भाग सही अंकित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके बिना चित्र का स्वरूप विकृत हो सकता है। इस दृष्टि का फैलाव 90 डिग्री तक माना जाता है और वस्तु आकृति को बनाते समय उन्हें परिप्रेक्ष्य में दिखाने के लिए बाहर का फैलाव कम कर दिया जाता है, क्योंकि बाहर की ओर जाते हुए आकार क्रमशः विरूपित हो जाते हैं। इसी प्रकार विद्यार्थियों, स्थिर बिंदु आप इसमें देख सकते हो, इस डायग्राम में सब बताए हैं। स्थिर बिंदु है, दृष्टि रेखा है, ये सब आप इसके अंतर्गत देख सकते हो। अदृष्ट बिंदु को इस चित्र 123 में देख सकते हो। परिप्रेक्ष्य प्रणाली में क्रमशः दूर होते हुए आकारों के विस्तार में क्षय अथवा न्यूनता आ जाती है। उदाहरण के लिए जैसे सीधी सड़क है, रेल की पटरी है, जो दूर जाती हुई एक निश्चित बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। इस बिंदु को अदृष्ट बिंदु कहा जाता है। यह बिंदु क्षैतिज रेखा पर भी स्थिर होता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि जो आकार क्षैतिज रेखा से ऊपर स्थिर होते हैं उनका अदृष्ट बिंदु नीचे होता है, तथा क्षैतिज रेखा से नीचे स्थित आकारों का अदृष्ट बिंदु इसके विपरीत ऊपर होता है। इस प्रकार यह अदृष्ट बिंदु होता है। विद्यार्थियों, यह भी दो प्रकार का होता है, जैसे समानांतर परिप्रेक्ष्य हैं, कोणीय परिप्रेक्ष्य हैं। कोणीय भी दो प्रकार का होता है, जैसे द्विबिंदु परिप्रेक्ष्य हैं, त्रिबिंदु परिप्रेक्ष्य हैं, जो आप इन चित्रों में देख सकते हो। 124 नंबर का चित्र जो समानांतर परिप्रेक्ष्य है, 125 नंबर का जो चित्र है ये कोणीय परिप्रेक्ष्य हैं। इसमें भी 125 में जैसे जो चित्र हैं यह द्विबिंदु परिप्रेक्ष्य, और 126 नंबर का जो चित्र हैं इसमें आप त्रिबिंदु परिप्रेक्ष्य देख सकते हो। इस प्रकार विद्यार्थियों यह परिप्रेक्ष्य होता है। इसमें भी आप आकृतियों का क्षय वृद्धि करके आकृतियों की बाह्य रूप के आधार पर उनको ज्यामितीय आकारों के अंतर्गत चित्रित कर सकते हो। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हो, यहाँ घनाकार वस्तुएं हैं, जैसे पुस्तकें हैं, डिब्बे हैं, संदूक है, ड्राइंग बोर्ड है इत्यादि, ये घन के आकार वाली वस्तुएं हैं। इसी प्रकार 128 नंबर चित्र में आप देख सकते हो, ये बेलनाकार आकृतियाँ, जैसे गोल डिब्बे, बोतल, बेलन, गिलास इत्यादि। इसी प्रकार वर्ताकार आकृतियाँ होती है विद्यार्थियों, जो वृत्त के समान होती है, जैसे गेंद, घड़ा, सुराही आदि। इस प्रकार विद्यार्थियों ये क्षय वृद्धि हैं।
जिनको आप इन चित्रों के माध्यम से समझ सकते हो। धन्यवाद।